हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गर्व कोचिंग क्लासेस। आई होप आप गुड एंड हेल्थी होंगे। गुड आपको एक अच्छी हेल्थ दे। सो गाइस, आपको पता है कि आपके नीट का एग्ज़ाम 3 मई को होने वाला है एंड आपके पास अभी बहुत कम टाइम है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ओनली रिवीजन करनी होगी। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज करने वाले हैं +2 क्लास का बायो का इवोल्यूशन चैप्टर, उसके एमसीक्यूज़ आज हम करने वाले हैं। आपने वैसे इवोल्यूशन चैप्टर पहले अच्छे से कर लिया होगा, तो हम उसकी रिवीजन करने वाले हैं। एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा कि इवोल्यूशन क्या है एंड उसके एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन एमसीक्यूज़ में बहुत से क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ है एंड और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब नीट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो गाइस, हम करते हैं स्टार्ट। इवोल्यूशन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि इवोल्यूशन क्या होता है, तो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एमसीक्यूज़ करने से पहले। इवोल्यूशन क्या होता है, छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक, छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक जो भी चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसको हम इवोल्यूशन कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वैसे तो बहुत बिलियन ईयर्स मिलियन ईयर्स में कहते हैं इवोल्यूट होता है, कुछ भी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे इवोल्यूट होने के लिए बहुत ईयर्स लग जाते हैं। बट हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम अपनी एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं कि बर्थ के टाइम हम जो होते हैं, तो हम जब हमें काफ़ी ईयर्स के हो जाते हैं, जैसे हम पहले बर्थ हुआ हमारा हमें उसके बाद क्या हुआ 12 ईयर्स के बाद देखा गया, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस है। पहले हम छोटे थे, हाइट छोटी थी, धीरे धीरे क्या होता गया, हाइट बड़ी होती गई, हमें कुछ चेंजेस आते गए। तो यही इवोल्यूशन है, चेंजेस का आना किसी ऑर्गेनिज्म में, ये क्या है, इवोल्यूशन। जैसे पहले हर एक ऑर्गेनिज्म एक छोटे ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। जैसे हमें कह देते हैं कि पहले मंकी की टाइप के थे, जैसे एक ले लो आप मधुमक्खी, बटरफ्लाई, ये सब थोड़े बहुत सेम ऑर्गेनिज्म ही हैं, बट इनों में और बहुत सारे डिफरेंस आते जाते हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है तो क्या होता जाता है, काफ़ी डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जब उसमें चेंजेस आए तो उसमें बहुत सा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। सो गाइस, आपने इवोल्यूशन में थ्योरीज पढ़ी होगी, स्टडी की होगी थ्योरीज़ के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इन थ्योरीज़ के बेस पे ही नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। तो ये जो थ्योरीज़ हैं, इसमें से जो पहली थ्योरी है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहाँ हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो आपको मैं इसीलिए रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें आपके माइंड से अभी स्किप हो गई होगी वो आपको एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थ्योरीज़ के बारे में। तो थ्योरीज़ पहली थी जो, वो थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, हमारी जो अर्थ है उस पे हम कैसे सरवाइव करने लगे। पहले तो अर्थ पे कुछ नहीं था, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ पे पहले कुछ नहीं था, पहले अर्थ भी नहीं थी। अर्थ कैसे आई, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स में क्या हुआ, एक एक्सपोज्ड हुआ, बहुत ज़्यादा हीट जब बढ़ने लगी तो क्या हुआ, एक एक्सपोज्ड हुआ। उस एक्सपोज्ड होने के बाद क्या हुआ, कुछ हीलियम, हाइड्रोजन जैसी जो गैसेस थी वो निकलने लगी, और क्या हुआ, उसमें से बहुत सी गैलेक्सीज बाहर आई। जो गैलेक्सीज बाहर आई, उन गैलेक्सीज में हमारी एक अर्थ थी, जो मिल्की फॉर्म में गैलेक्सीज बाहर आई थी, तो उनमें हमारी एक अर्थ भी थी। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद
पहले तो अर्थ पे कुछ नहीं था, ना तो अर्थ पे कोई मीन्स दैट ओजोन लेयर थी कि जो हमें सन की जो किरणें होती हैं उससे प्रिवेंट कर सकें, ना ही कोई ऑक्सीजन था, बिल्कुल ही ऑक्सीजन फ्री थी हमारी अर्थ। तो हमारी अर्थ पे ना ही कोई वाटर था, कुछ भी नहीं था हमारी अर्थ पे ऐसा कि हम सरवाइव कर सकें। तो हमें सरवाइव करने के लिए क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या होने लगा, हमारी जो अर्थ है उस पे हम सरवाइव करने के लिए एक क्या हुआ, एक जो होता है ना वल्केनो, उसका विस्फोट हुआ। जब वल्केनो फटा, जिसको हम ज्वालामुखी कह देते हैं, जब वो वल्केनो फटा तो उसमें से बहुत सारा लावा बाहर आया, और जो वो लावा की लेयर्स थी उसमें से जब वो अर्थ पे आई लावा की लेयर, तो उसमें से बहुत सारी गैसेस बाहर निकलने लगी। अमोनिया एसिड जैसे हम कह सकते हैं अमोनिया, नाइट्रिक, जो भी हमारी गैसेस थी, बहुत सी गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी जो गैसेस थी वो उसमें से बाहर निकलने लगी। तो जब वो गैसेस हमारे इस धरती के एटमॉस्फेयर में फैल गई, तो तब तो एटमॉस्फेयर वैसे है ही नहीं था, वैसे ये कहने की बात है कि वो धरती पे, वो उस अर्थ पे फैल गई। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे से वाटर वेपर बनने लगे, क्योंकि पहले तो हीट ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हीट थी धरती पे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम सरवाइव कर सकें। तो धीरे धीरे क्या होता गया, उस अर्थ पे जैसे कि वाटर वेपर्स बनने लगे, बारिश होने लगी, क्लाउड्स बनने लगे, सब कुछ होने लगा। बट जो ओशंस बने, पानी आने के ओशंस बने, ओशंस तो बन गए, बट वो पानी क्या था, बहुत उबलता हुआ गर्म पानी था। उस गर्म पानी से ही जो गैसेस निकली, उसमें जो जीव बने, तो उसी से ये कह देते हैं जो भी साइंटिस्ट हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें हमें रहने के लिए सरवाइव करने का मौका मिला। तो सब कुछ हुआ, इवोल्यूशन हुआ इसमें तो बहुत सारे कहते हैं ना ईयर्स लग गए, बिलियंस ईयर लग गए, कहते हैं 20 बिलियन ईयर्स इसको लग गए, इसको होने में। तो आप सोच सकते हो कि कितने बिलियंस में 9 जीरो होती हैं, तो आपको सोचने में पता लग गया होगा कि ये कितनी बड़ी जैसे डिस्टेंस हम कह सकते हैं, तो कितना बड़ा डिस्टेंस है अर्थ का बनने में। तो धीरे धीरे अर्थ हमारी कैसे बनी, कैसे हमारा जो सरवाइव करना उस पर ईजी हुआ, ऑक्सीजन आई, कैसे वाटर बना। तो उसके बाद भी ऐसे नहीं था कि तभी मतलब अर्थ पे रहना शुरू हो गया कि उबलते हुए पानी में जब वो अमीनो एसिड जो थे सो भी होने लगे, तो उसमें भी बहुत टाइम लगा कि ऐसा कंडेंस हुआ कि वाटर अभी ठंडा हुआ, तो सारा जो हमारे वहाँ पे बैक्टीरियाज आने लगे। तो ऐसे एक साइंटिस्ट है जो कह देती है ऑमरिन हैडन जिसका नाम था, उसने थ्योरी दी थी हमें, उसने हमें ये एक मॉडर्न थ्योरी है जिसको अभी परफेक्ट माना गया है। उससे पहले जो थ्योरीज आई थी जैसे स्पेशल क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और क्या थी एक पैंसपर्मेटिक थ्योरी थी जिसमें बोला गया था कि ऊपर से आसमान से कुछ एलियंस आए और कह देते हैं ना कि कुछ स्पोर्स गिरे, तो हमारी जो लाइफ है वो वहाँ पे स्टार्ट होने लगी अर्थ पे। तो किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, तो वैसे मॉडर्न जो थ्योरी थी वही हमारी क्या है अभी परफेक्ट मानी गई है। उसके बाद फिर उसको भी नहीं परफेक्ट माना था, तो एक मिलर्स एक्सपेरिमेंट किया गया। मिलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्पार्क चैम्बर्स का, आपको पता होगा कि मिलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि भी उसने पानी लिया, पानी में क्या किया उसने जो ऑपरेंट हैडन ने थ्योरी ने बताया था कि एक फ्लास्क ली थी उसने, फ्लास्क में उसने क्या डाला था, कुछ यीस्ट डाला था, तो उसको हीट किया, हीट होने के बाद उसके ऊपर एक ना पाइप लगी हुई थी। जब तक वो पाइप थी तो क्या होता था, बैक्टीरियाज जो एयर में थे वो वहीं पे फंस जाते थे, वो नीचे यीस्ट में नहीं जा पाते थे। उसके बाद उसने पाइप को हटा दिया और डायरेक्टली वो जो बैक्टीरिया थे वो यीस्ट में इकट्ठा हो गए।
तो सेकंड जो थी उसमें पता चल रहा था कि बैक्टीरियाज हैं, लाइफ है। तो नेक्स्ट एक स्पार्क चैम्बर्स के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने बताया कि हाँ भाई अर्थ में तो है लाइफ। तो ऐसे ऐसे स्पार्क चैम्बर में क्या किया, तो उसने पानी लिया, पानी को हीट किया, हीट करने के बाद उसमें जो पानी जब उबलने लगा तो जो भाप निकलने लगी तो उसको उसने बंद कर दिया कि ये बाहर ना जा सके। आगे उसने एक कंडेंस लगा दिया जिससे पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पहले पानी उबला फिर ठंडा होने लगा तो उसके नीचे ना कुछ, जैसे हम कह देते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बनने लगे। उससे क्योंकि क्या होता है ना, जब पानी उबलता है तो अमीनो एसिड्स वगैरह, जो भी अमीनो गैसेस वगैरह जो निकलने लगी वो एकदम से जम गई। तो क्या हुआ, नीचे जो मीन्स ऑर्गेनिज्म थे वो जमने लगे। तो वहाँ से पता चलने लगा कि जहाँ पे बैक्टीरियाज है और हमारी जो लाइफ है वो वहीं से स्टार्ट हुई है। जो गैसेस निकली थी, जैसे ओशन से उबलते हुए पानी से जो गैसेस निकली थी, उनसे ही हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पे बनी है। हम सरवाइव होने लगे हैं उसी के कारण। तो हमारे डीएनए है, आरएनए है, फिर उसके बाद वो सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, मॉलिक्यूलर एविडेंस किया गया कि जो डीएनए आरएनए है वो भी तो हमारे अमीनो एसिड्स ही तो होते हैं, से ही तो बनते हैं। तो उससे पता चलता है कि हमारी जो अर्थ पे लाइफ है वो आई। तो ऐसा बहुत कुछ है इसमें एक्सपेरिमेंट। बायोजेनिस भी इसको कह देते हैं, स्पार्क चैम्बर्स को। हम जो एक्सपेरिमेंट मिलर्स ने किया था, आपने और भी बहुत सी थ्योरीज पढ़ी होगी इस चैप्टर में। तो हम अब करने वाले हैं ये क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, इवोल्यूशन के ही रिलेटेड। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, हम 100 एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें से बहुत से पीवाईक्यू हैं एंड नेक्स्ट जो और आएंगे तो वो आपके नीट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आ जीन आर कॉल्ड। जो अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन्स की उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम कह देते हैं एलेल्स। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, एलेल्स। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स बिकेम क्लियर ड्यू टू। जो आपको पता है हेरिडिटी, इनहेरिडिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप 9th 10th में भी बायो में इसको पढ़ते आए हो। तो इसको किसने क्लियर किया था, किसके कारण ये क्या हुई थी पूरी, किसने इसके बारे में बताया था। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पीस। मेंडल ने इस पे क्या किया था, वर्क किया था हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो ये इसमें हमें ट्रू बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस कौन सी इसमें है। तो थर्ड का जो आएगा हमारा आंसर वो आएगा हमारा ए आएगा, देयर इज़ नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा माइक्रो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो माइक्रो इवोल्यूशन आई है हमारी, हम कहते हैं जो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज थे उन्होंने कहाँ पे किस वजह से, किसके कारण वो आई, तो वो आई हमारी फोर्थ का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन के कारण हमारी क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन हुई। किसके कारण हुई, ड्यू टू ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। फिफ्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन होमो सेपियंस एंड द होमो इरेक्टस वॉज। हमें डिफरेंस बताना है होमो सेपियंस
एंड होमो इरेक्टस के बीच में। तो क्या है डिफरेंस इसमें? होमो सैपियंस originated in Africa while Homo erectus was in Asia. Homo erectus were much smaller in size than Homo sapiens. Homo erectus stayed in Africa while Homo sapiens did not. The size of their brain of Homo erectus was smaller to Homo sapiens. इसमें से कौन सी ऑप्शन राइट आएगी? तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है साइज का डिफरेंस। साइज ऑफ देयर ब्रेन ऑफ होमो इरेक्टस वॉज स्मॉलर टू होमो सेपियंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, बाय स्टडिंग एनालॉगस स्ट्रक्चर वी लुक फॉर। आपने एनालॉगस स्टडी किया होगा इस चैप्टर में, उसकी स्ट्रक्चर दिखने में कैसी होती है। Similarities in appearance and function but different in structure. Similarities in appearance but difference in functions. Similarities in organ structures. Similarities in cell makeup. तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर ए राइट ऑप्शन है आपका। सिमिलैरिटीज़ इन अपीयरेंस एंड फंक्शंस बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या कहती है कि जो अपीयरेंस है वो तो क्या है, सिमिलर है, बट जो उनके काम है, जो उनके फंक्शंस है वो क्या है, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। उनकी फंक्शंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हमसे, वॉज आ प्रीडेसेसर ऑफ डार्विन। डार्विन एक साइंटिस्ट है, इसका भी इसमें बहुत अच्छा रोल है इवोल्यूशन चैप्टर में। इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। एंड ही डेवलप्ड द थ्योरी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो डार्विन थे उन्होंने इस थ्योरी जो हमारी डेवलप हुई थी, एक्वायर उसके करैक्टरिस्टिक्स के कौन सा है वो, मतलब कौन है वो। तो सेवंथ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका आएगा डी ऑप्शन इज राइट, लैमार्क। एट्थ क्वेश्चन हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन करने हैं। आपने और भी बहुत से जो है अपने केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपने स्टडी करनी होती है, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लिविंग फॉसिल। तो इसमें से लिविंग फॉसिल्स कौन से नहीं हैं, इन्होंने नॉट पूछा है। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि कई बार आप नोट नहीं पढ़ते और आपको आता हुआ क्वेश्चन होता है पर फिर भी आप गलत कराते हो एग्ज़ाम में। तो विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स इसमें से कौन से नहीं हैं। एट्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, जो अर्कायोप्टेरिक्स वाला जो आंसर है आपका ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। ये नहीं है मीन्स लिविंग फॉसिल्स ये नहीं है, ये आपका आंसर राइट है, बट लिविंग फॉसिल्स ये नहीं है। इन्होंने वही पूछा था कि इसमें लिविंग फॉसिल्स कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो एनालॉगस स्ट्रक्चर की नहीं है, जो एनालॉगस स्ट्रक्चर नहीं है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा आपका बी, विंग्स ऑफ बैट एंड फॉर लिम्ब ऑफ कैटल। ये आपकी एनालॉगस स्ट्रक्चर नहीं है। द साइंटिस्ट हु कट ऑफ, 10th क्वेश्चन है आपका ये, द साइंटिस्ट हु कट ऑफ द टेल्स ऑफ माइस ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस टू प्रूव लामार्क्स थ्योरी वॉज रॉन्ग वॉज। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 10th क्वेश्चन का, आपके 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा ए ऑप्शन इज द राइट, वीजमैन।
कौन सा साइंटिस्ट है ये? वीज़मैन, जिसने क्या प्रूव किया था? इस थ्योरी को प्रूव किया था कि ये थ्योरी रॉन्ग है, ये थ्योरी गलत है। कौन सी थ्योरी? कट ऑफ द टेल्स ऑफ माइस। नेक्स्ट हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो है हमारा, ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीशीज ऑफ। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बिलोंग करते हैं स्पीशीज़ को। ये किसने बोला था? 11th का जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, होमो स्पीन्स। क्या है इसमें? होमो सैपियंस। स्पीन्स भी कह सकते हो, सैपियंस भी कह सकते हो। तो आपका जो 12th क्वेश्चन है वो है आपका, लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट शो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी relationships are show by। तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 12th का लिविंग फॉसिल्स, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तो आपका जो 12th का आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, फाइलोजेनेटिक ट्रीज। इन्होंने बोला था कि हमें लिंक बताना है कि इनके बीच में ऑर्गेनिज्म जो हैं दैट शो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, आपस में जो भी ब्रांचेस होती हैं, आपको पता है कि छोटे से ऑर्गेनिज्म से एक बड़े ऑर्गेनिज्म तक काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस में काफ़ी ईयर्स लग चुके हैं। तो जो उनमें चेंजेस आया है तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन तो होता ही है। जो भी ब्रांच न्यू बनती है, एक ब्रांच से एक और ब्रांच बनती है। जैसे हम कह देते हैं कि कुछ एनिमल्स पिछले ईयर्स के, कुछ बिलियन ईयर्स के पहले वो कुछ और थे और धीरे 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 उनमें कुछ चेंजेस आते गए। जैसे डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा कि डायनासोर की जो नेक थी पहले इतनी लंबी नहीं थी, पहले उनकी नेक बहुत छोटी थी और जो ट्रीज़ थे वो बहुत लंबे थे और उन्होंने क्या करना होता था, उन लीव्स को खाना होता था। वो जैसे जैसे करते गए ऊपर अपनी नेक को खाने के लिए ऊपर बढ़ाते, तो जैसे जैसे उनकी न्यू जनरेशन आती गई तो उनकी नेक उनसे ज़्यादा लंबी होती गई। तो धीरे धीरे उनमें बहुत सा डिफरेंस आने लगा, बट है तो वो वही ब्रांच के, डायनासोर की ब्रांच के ही थे, बट उनमें क्या आया, एक डिफरेंस आया। तो उनमें कुछ तो रिलेशनशिप है ना। तो ऐसे जो एक ब्रांच से न्यू ब्रांच बनती है तो उनमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो भी न्यू बन के आता है तो उनमें रिलेशनशिप तो आपस में होता ही है। तो इसको हम कह देते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रीज। कैसे शो हुआ, मीन्स दैट ये तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज के कारण ये शो हुआ। स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच। तो इसका आंसर क्या आएगा 13 का? तो 13 का आएगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अ न्यू जीन पूल इज फॉर्म्ड। आपको पता है कि जीन पूल क्या है? क्या है जीन पूल? जीन पूल है स्पेसिएशन, ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशनरी की, जहाँ पे क्या है, जीन बनते हैं। जीन क्या क्या है, एक से एक जीन बनता जाता है तो जीन पूल बनता जाता है, तो जीन पूल फॉर्म्ड होते हैं वहाँ से। तो नेक्स्ट जो आपका 14th क्वेश्चन है वो है आपका, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इज फाउंड इन। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हमें बतानी है। एविडेंस की जो इवोल्यूशनरी की जो एविडेंस है उसमें जो रिलेशनशिप्स थी कौन सी थी, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो 14th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी,
हम पहले भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें हमें नोट पूछा था वैसे, तो इवोल्यूशनरी इसमें हमें रिलेशनशिप्स फाउंड करने के बारे में बताया, तो फोसिल्स इसका राइट आंसर आएगा। तो 15th को जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो इन्होंने पूछा है कि इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा नहीं है जो सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन नहीं है। क्या नहीं है उसमें? सोर्स ऑफ, किसका सोर्स नहीं है वो? वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन का। तो जो 15th आंसर आएगा, 15th का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इनहेरिटेड क्या है? इनहेरिटेड हमारी मीन्स वही होती है ना जो हमें कुछ पेरेंट्स से मिलती हैं। डिफरेंस ड्यू टू हेल्थ मीन्स हमारी जो हेल्थ है वो उनसे डिफरेंस होती है, एज भी हमें डिफरेंस होता है। तो ये सभी चीज़ें पॉपुलेशन वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन में आती है। तो इन्होंने हमें नॉट पूछा था, तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। Which of the following examples of variation is not important from an evolutionary standpoint? हमें क्या बताना है? एक एग्जाम्पल देनी है, वेरिएशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। भी इन्होंने बताया है कि वेरिएशन जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट के लिए। तो राइट आंसर क्या आएगा? नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी आप क्वेश्चंस को ना अच्छे से पढ़ना। तो इन्होंने हमें नॉट बोला है कि नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डिफरेंस ड्यू टू डाइट, हेल्थ, एज और एक्सीडेंट दैट हैव नो इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वाई इज जेनेटिक वेरिएशन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट? जो जेनेटिक वेरिएशन इम्पॉर्टेंट होती है इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट के लिए, वो क्यों होती है? वाई? 17th का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। ये सभी चीज़ें जो इन्होंने बताई है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये सेम होते हैं, पॉपुलेशन वुड बी वल्नरेबल टू पार्टिकुलर पैथोजेंस लाइक वायरस, जैसे जैसे ओरिजिन ऑफ फोर लिम्स, ये सभी जो चीज़ें हैं पॉपुलेशन लेवल, ये सभी क्या है? इम्पॉर्टेंट होते हैं जेनेटिक वेरिएशन में। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब हमने क्या करना है? जेनेटिक वेरिएशन की कुछ एग्जाम्पल बतानी है। तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? तो 18th का जो राइट आंसर है वो है ए, 2 चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आइज कलर। मीन्स आपको पता है कि वेरिएशन कैसा होता है जेनेटिक वेरिएशन तो आपको पता ही होगा कि 2 चिल्ड्रंस है, किसी के आइज़ का कलर डिफरेंट होता है, किसी के हेयर्स का कलर, जैसे कि एक बच्चे, जैसे 2 ब्रदर्स हैं, उनमें से एक का जो आइज़ का कलर है वो उसके फादर के जैसा है, एक के जो बालों का कलर है, हेयर्स का कलर, वो उसके मम्मा के जैसा है। जैसे ऑलमोस्ट जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर के ऊपर जाती हैं, बॉयज़ जो होते हैं वो अपने फादर के ऊपर ही जाते हैं। ऊपर जाने का मतलब उनके जैसे होते हैं, सेम एज़ कुछ चीज़ें उनसे मैच करती हैं। तो ये जेनेटिक वेरिएशन होती है जो उनमें डिफरेंस होता है। 2 चिल्ड्रंस में डिफरेंट क्या है कि उनका आइज़ का जो कलर्स है वो क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे एक की जो आइज़ है वो, उनके जो आई बॉल है वो ब्लैक है, एक की ब्राउन है, ऐसे। तो नेक्स्ट जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो हमें इसमें एक एनवायरमेंटल वेरिएशन के बारे में बताना है। तो आपका जो 19th का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन, मार्ज डाइज हर हेयर ब्लू।
नेक्स्ट जो आपका 20th क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस बताना है आपने नेचुरल एंड सेक्सुअल सिलेक्शन में। तो 20th का जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी, सेक्सुअल सिलेक्शन इज द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो 21st का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड चेंज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारी जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है एंड चेंज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें हमारा जो 21st का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है डज नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमारा जो 22 क्वेश्चन है उसमें हमें बताया है, पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग हाउ डिड जॉर्ज क्वायर अकाउंट फॉर द एक्सटिंक्शंस इन नेचर। तो हमें इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आएगा 22 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक्सटिंक्शंस आर ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। ये भी एक थ्योरी में ही बताया गया है कि जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स है वो क्या है। वाई अकॉर्डिंग टू अवर रीडिंग, आपने ये अच्छे से किया होगा बट आपको आता ही होगा, तो आपको अभी तो MCQs पे ही ध्यान देना होगा, बिकॉज आपके पास अभी वो तैयारी करने का टाइम जा चुका है, आपके पास ओनली रिवीजन ही आपने करनी है। तो जो आपका 23rd क्वेश्चन है वो है आपका, वाई अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग डिड डार्विन टेक सो लॉन्ग टू पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो आपने जो रीडिंग है अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग जो डार्विन ने हमें पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में, तो वो क्यों की थी। तो वो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 23rd का डी। डार्विन वॉज कंसर्न्ड अबाउट द रिएक्शन ऑफ अदर्स टू द इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज थ्योरी। उसने क्या कहा था, क्या कंसर्न किया था, तो जो रिएक्शंस होती हैं दूसरों की, उनकी इम्प्लीकेशंस के बारे में उसने बताया था इस थ्योरी में। तो नेक्स्ट जो आपका 24th क्वेश्चन है वो है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इन नेचुरल सिलेक्शन नॉट एनालॉगस टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जो एनालॉगस का जो आपका था आर्टिफिशियल वाला, वो उसमें ये कौन से वेज हैं, तो ये पूछा है इन्होंने 24th में। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। विद द नेचुरल सिलेक्शन picking is due to the fit of an organism with its environment, whereas in artificial selection the breeders picks which organism will breed। जो आपका 25th क्वेश्चन है, वाई इज द एडवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि जो इन रिप्रोडक्टिव एडवेंट आइसोलेशन है इसकी जो इम्पोर्टेंट है इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट की, वो क्यों है। तो वो है आपका जो 25th का जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। व्हेन द ऑर्गेनिज्म कंप्रीजिंग टू पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड, द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन दैम स्टॉप। नेक्स्ट आपका जो 26 है वो आपका, इफ़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस एंड द फिट टेस्ट आर आइडेंटिफाइड एज दोज हु। पहले इन्होंने बोला था ना कि जो अर्थ है उस पर वही सर्वाइव कर पाएगा अच्छे से जो सर्वाइव करने के लायक होगा। जो जितना ज़्यादा उस पर सर्वाइव, जितना ज़्यादा अर्थ पे रहने के काबिल होगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, उतना ही अर्थ पे वो सर्वाइव करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है 26 का, वो है आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ए एंड सी दोनों इसके राइट ऑप्शन है कि इसके जो कुछ फिटनेस के इफ़ेक्ट से उसके बारे में इन्होंने बताया था। एंड देयर मे बी सम स्टेटमेंट्स इन द साइंस दैट आर यूजफुल इवन इफ दे आर नॉट falsifiable and refutable in principle।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 27th। द वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन इज ड्यू टू रैंडम मैचुएशंस, व्हाट डज दिस इम्प्लाई अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ रैंडम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ नेचुरल सिलेक्शन की वेरिएशन के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। तो वो इसका जो 27th का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा हमारा, वो आएगा हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज़ द nevertheless a directed process. The likelihood one variant will be favored in a given environment over another is predictable even if the origin is not. आपको इस जो मैं क्वेश्चंस आपका एमसीक्यूज करवा रही हूँ इसके नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल रहा क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं तो आप उसमें से आंसर्स को देख सकते हो। इसके इस पूरी जो आपकी ये जो है सभी क्वेश्चंस हैं इसके नीचे ना आपके एक आंसर्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हो, उसमें से आप आंसर देख के कर सकते हो अगर आपको कोई ना समझ में आए। सो 27th का आपका रैंडम वाला हो गया था। 27th का जो आंसर आया था वो आया था आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज नेवरदलेस अ डायरेक्ट प्रोसेस। 28th जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा हाउ वॉज मैंडल्स वर्क अल्टीमेटली रिकॉन्सिल्ड विद डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी सिंथेसिस इन द 1930s एंड 1940s। जो 1930-40 का जो इवोल्यूशनरी सिंथेसिस था उसका जो उसके बारे में हम जो मैंडल्स का वर्क था, डार्विन थ्योरी थी, इन दोनों ने कैसे किया मीन्स इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में। तो 28th का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जो ए एंड सी दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट वंस one thinks about species as populations rather than individuals, there is no compatibility between them. And C option it was recognized much of the variation of we observe in nature is due to recombination rather than mutations. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 29th। इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एविडेंस फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट। तो इन्होंने क्या कहा है, हमें एक डार्विन्स की थ्योरी के एविडेंस के बारे में इन्होंने हमें पूछा है। तो वो कौन सी होती हैं, तो वो होती है 29th का आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका डी राइट आंसर आएगा। इनमें से सारी की सारी ये क्या होती हैं, डार्विन्स की थ्योरी के कॉमन डिसेंट है। ये सारी के सारे जो ऑप्शंस हैं ए बी सी ये सारे के सारे कौन से हैं, डार्विन थ्योरी के ही कॉमन डिसेंट है। 30 क्वेश्चन में बताया है पूछा है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द विंग ऑफ बर्ड एंड द विंग ऑफ अ बैट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो 30 का जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 30 क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ए एंड बी। तो ए एंड बी दोनों क्या है इसके राइट आंसर है। पहले डी तो आएगा ही नहीं। जो ए है आपका डी में तो क्या बोला है इन्होंने, दे रिप्रेजेंट ड्राइव्ड होमोलॉजीज, तो इसमें तो ये होता ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दे आर होमोलॉगस बिकॉज दे रिप्रेजेंट मॉडिफाई, क्योंकि ये अपनी जो ट्रेड्स प्रेजेंट होती हैं इनमें ये कॉमन होती हैं फोर लिम्स। और नेक्स्ट वाला भी जो बी ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर है इसका। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ए एंड बी दोनों ही इसमें राइट है। तो 31st जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इन्होंने हमें पूछा है कि जो इसमें हमने ना एक एग्जांपल देनी है कि मैक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं जो है इसमें, मतलब इसमें नहीं है जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, नॉट इन्होंने बोला है हमें।
तो 31st का जो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिंगल जीन डिक्लाइन फ्रॉम 10 to 8%। ये क्या है हमारा 31st का आंसर राइट है। बट ये इन्होंने हमें पूछा था कि एक ऐसी एग्जांपल बतानी है कि मैक्रो एवोल्यूशनरी प्रोसेस की वो ना हो। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन है, ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंसेस्ट्रल होमोलॉजी। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल हमें बतानी है होमोलॉजी के बारे में, क्या होमोलॉजी क्या होती है और इसकी एग्जाम्पल हमें एक देनी है। 32 का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। कि ऑलमोस्ट जो सारी मॉडर्न रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं और फोर लिम्स होते हैं, ट्रेड्स, दे आर आल्सो शेयर विद द कंटेम्प्रेरी एम्फीबियंस। 33rd क्वेश्चन है जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल। अभी फिर हमने क्या देना है, माइक्रो एवोल्यूशनरी जो चेंजेस होते हैं उसकी एक एग्जाम्पल इसमें ना एक ऐसी एग्जाम्पल है जो माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंजेस की एग्जाम्पल नहीं है। तो कौन सी है वो? जो 33rd का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। द लास्ट अमेरिकन ईगल्स जो डाइज ऑफ लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़। ये क्या है, हमारी माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंजेस की एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनमें से हमें बताना है कि जो हम टर्म्स नेचुरल सिलेक्शन की एक्सप्लेन करते हैं वो उनमें से डिफ़िकल्ट कौन सी है। इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी जो नेचुरल सिलेक्शन की टर्म है जो डिफ़िकल्ट है। तो 34th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। सम ट्रेड्स अपीयर टू हैव नो अडेप्टिव वैल्यू। जो आपका अभी 35th क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोफिलेटिक टैक्सोन। तो हमें क्या है, मोनोफिलेटिक जो टैक्सोन है उसकी एक एग्जाम्पल नहीं, इसमें जो एग्जाम्पल नोट इन्होंने नोट बोला है तो एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए, वो इसका राइट आंसर आएगा मोनोफिलेटिक टैक्सोन की। तो 35th का जो आंसर है वो है आपका ए, द फर्स्ट फिश स्पीशीज एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लुक्स लाइक अ फिश। जो आपका 36th क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर किंगडम्स। तो 36 जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर किंगडम्स, इसमें से किंगडम्स कौन से नहीं है, यानी कौन सा जो किंगडम है वो है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर किंगडम्स, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो किंगडम को फॉलो कर रहा है। तो आपका जो 36 का आंसर आएगा वो आएगा डी। ये सारे के सारे ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, मतलब जो भी ये है ये तीनों के तीनों क्या है आपके किंगडम्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आएगा। तो जो आपका 37 क्वेश्चन है वो आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट इंक्रीज ओवर जियोलॉजिकल टाइम अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जियोलॉजिकल टाइम अकॉर्डिंग क्या होता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है, तो वो है आपका 37 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। साइज भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, स्पीड ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस सच एज म्यूटेशंस भी इसमें आता है। तो जो आपका 38th क्वेश्चन है वो है आपका वाई इज़ सिमिलैरिटी मिस लीडिंग व्हेन इट कम्स टू इन्फेरिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो जो आपका 38th क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ए एंड बी दोनों क्या है, ये राइट ऑप्शन है इसमें। जो 39th क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड टू वन अनदर। तो जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपस में इसमें से वो कौन सी है। तो 39th का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सनफिश एंड डॉल्फिन्स दोनों की है, दोनों में जो डिस्टेंटली
रिलेटेड है दोनों आपस में। 40th क्वेश्चन है जो आपका, हाउ डज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एक्सप्लेन वाई आ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैज़ इवॉल्व्ड अ लार्जर बीक साइज। तो आपका जो 40th क्वेश्चन है, हाउ डज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एक्सप्लेन, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बर्ड्स की जो स्पीशीज़ होती हैं, जो बीक साइज़ होता है वो लार्जर होता है। बीक साइज़ आपको पता है, जो उसकी चोंच होती है उसका जो साइज़ होता है, तो उसके बारे में इन्होंने हमसे पूछा है कि ये कैसे हमें पता चलता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 40th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इसमें हमें इन्होंने क्या बोला है कि सम मेंबर्स ऑफ द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन हैड लार्जर बीक देन अदर्स, मतलब किसी देन अदर्स इफ़ लार्जर बीक साइज, जो इनका साइज बीक का साइज़ होता है वो होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, अदर्स देन अदर्स, किसी और से ज़्यादा होता है इनका बीक का साइज़। How might an evolutionary biologist explain why a species of salamander becomes blind after colonizing a cave? तो 41st का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट है आपका 42 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फिट इन अ एवोल्यूशनरी सेंस। तो 42 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी, अ लायन हु हैज़ मैनी कब्स 8 ऑफ विच लीव टू एडल्टहुड। हाउ इज एक्सटिंक्शन रिप्रेजेंट इन अ ट्री डायग्राम। तो इसका कैसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो 43 का जो आंसर आएगा आपका 43 का आंसर आएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अ ब्रांच एंड्स। तो 44th जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, बायोलॉजिस्ट इज ट्राइंग टू इन्फर हाउ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। शी नोटिस दैट सम ऑफ द स्नेक्स हैव forked tongue and other do not. Which of the following would help her distinguish the ancestral state। तो 44th का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे स्पेसिमन्स होते हैं जो क्या जिनमें क्या होती है बहुत सारा डिस्टेंटली रिलेटेड होता है, जैसे कि स्नेक टू सी इफ इट हैज़ अ फोक्ड टंग। जैसे फोक्ड की टंग होती हैं वो उनकी स्नेक की तरह के टाइप की होती है बिल्कुल आगे से। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़। तो आपके सन के जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो 45th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका जो 46th क्वेश्चन है, 46 का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, द अर्थ लाइक अदर प्लैनेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम। तो जो अर्थ है हमारी वो एक प्लैनेट्स की लाइक अदर किसी और प्लैनेट्स की से बनी है, तो वो कौन सा है। तो 46 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो 47th क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोडक्शन ऑफ माइस इन 21 डेज। जी आपने पढ़ा होगा इसमें के एक ऐसा साइंटिस्ट है इसमें जिसने क्या किया, बताया कि कैसे मीन्स लाइफ बनी, कि उसने क्या किया 20 डेज़ तक अपने जो मैले कपड़े थे, डर्टी शर्ट्स वगैरह जो कपड़े थे, उसने ना एक जहाँ पे ना वो कहते हैं ना जैसे वो वीट जो होती है हमारी कनक जो होती है उसके ना वहाँ पे एक रूम में रख दिए, वहाँ पे वीट रख दी, अपने कपड़े रख दिए गंदे से डर्टी से, और उसने क्या किया वहाँ पे वीट रख दी। तो उसने 21 दिनों के बाद आके देखा तो वहाँ पे चूहे थे, तो उसने बोला कि ऐसे चूहे ऐसे बने हैं, तो ऐसे जो लाइफ है वो हमारी बनी है। तो ये वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसे आप भी रख के देख लो चूहे तो वैसे ही आ जाएंगे, चूहे वैसे नहीं आए हैं। तो
ये उनका बर्थ हुआ है। जैसे मतलब आपको पता है कि ये प्रोडक्शन ऐसे नहीं हुई है माउस की, जैसे इन्होंने बताया है कि ये वो इनका ये जो था वो गलत माना गया था। तो 47 का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये बोला था जीन बैप्टिस्ट वैन हेलमेंट ने, तो ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था। नेक्स्ट जो 48th क्वेश्चन है आपका वो है आपका द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म रिबो ऑर्गेनिज्म यूज्ड ओनली डैश फॉर कैटलाइजिंग रिएक्शंस। तो 48 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन RNA। जो एनारोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज अपीयर्ड होते हैं अर्थ के, वो किसके द्वारा कितने मतलब ईयर्स उनको लग गए, तो वो उनको लग गए 49 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, कि उनको 3500 मिलियंस ईयर्स लग गए। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी ये डिस्टेंस है इसमें। तो आपका जो 50th क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ रीजन ऑफ लाइफ में बी कंसिडर्ड। तो हमें जो सीक्वेंस से हमें जो लाइफ मिली है, हम रहने लगे हैं, जैसे हमें वो सीक्वेंस बतानी है कि वो कौन कौन सी हैं। तो हमें पता है कि जब जो हुआ था, जो भी एक्सपोज्ड वगैरह जो भी मीन्स ज्वालामुखी फटा था, जो भी उसमें से लावा निकला था, एक लावा की लेयर निकली थी, उसमें से जो भी गैसेस निकली थी वो कौन सी है, जिससे हमें बताया गया कि हमारे DNA RNA बने। तो वो कौन सी है, वो है हमारी सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड और क्लोरोफिल। ये तीनों ही क्या है जिससे हम धरती पे अर्थ पे रहने के सरवाइव करने के काबिल हुए। पहले तो कुछ भी नहीं था धरती पे, ओनली गरम गरम धरती थी एंड अर्थ पे बहुत सारा लावा था, बहुत हीट थी। पहले नहीं था ऐसे ऑक्सीजन ओजोन लेयर नहीं थी हमें जो प्रिवेंट कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम सरवाइव कर सके। तो बहुत तो ईयर्स लग गए। एक साइंटिस्ट ने तो ऐसा भी बोला था कि धरती जो अर्थ पे जो जीवन आया है वो गॉड ने 6 दिनों में ही बना दिया। धरती तो 4000 साल ही पुरानी है, इतनी पुरानी नहीं है जितनी हमें साइंटिस्ट मॉडर्न थ्योरी में बताया गया कि इतने बिलियंस ईयर्स लग गए। तो एक साइंटिस्ट ने तो यही बताया था कि वो 4000 ईयर ही पुरानी है। गॉड ने तो 6-7 दिनों में ही क्या कर दिया था, हमारी धरती पे जो हम कह देते हैं कि जीवन स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे अभी तो मॉडर्न थ्योरी ही परफेक्ट मानी जाती है कि जो भी एसिड्स जो निकले थे उससे जो गैसेस निकली थी, जो अमीनो एसिड्स वगैरह, उनके कारण ही क्या है हमारा जो अर्थ पे है वो लाइफ संभव हुई है। नेक्स्ट जो हमारा 51st क्वेश्चन है वो है हमारा द प्रिमिटिव सेल लाइक कोलाइडल पार्टिकल्स कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न वर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 51st का आएगा, वो आएगा सी ऑप्शन यूबियॉन्ट्स। तो 52 जो क्वेश्चन है वो है द स्टेज फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स वॉज सेट विद द एवोल्यूशन ऑफ। तो 52 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन क्लोरोफिल। एंड 53rd जो क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी फाउंड ऑन अ बेयर रॉक इज एन। तो 53rd का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन लिकन। द डॉक्ट्रिन ऑफ एवोल्यूशन इज कंसर्नड विद। तो क्या कंसर्न किया था, तो 54th का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बायोजीन्स के बारे में उन्होंने बताया था, आपने पढ़ा ही है ना इस चैप्टर में कि अबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो होता है वो है हमारा 55th क्वेश्चन। तो 55th क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि द ईरा कॉल्ड एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, क्या कहते हैं हम उनको। तो 55th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए आर्चियोजोइक। तो 56th क्वेश्चन है जो आपका द डेटरमाइन विच मॉलिक्यूल माइट हैव फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली ऑन अर्ली अर्थ। Certainly Miller used an apparatus with an atmosphere containing।
तो मिलर्स ने क्या यूज़ किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने पहले उसकी बात नहीं मानी थी, जो उसके पहले था आपका अपने ऑपरेटिव हैंडली जो था, मतलब उसके पहले जो किसी ने बताया था, एक था कोई साइंटिस्ट मॉडर्न थ्योरी का जो उसने दिया था, वो मिलर ने उसको नहीं माना था। तो उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जो अर्थ पे लाइफ जो सर्वाइव हुई, जो हम सर्वाइव करने लगे, उसका जो उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो उसका जो 56 जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। उसमें से कौन सी गैसेस उसने थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी, मीथेन थी एंड वाटर वेपर थे। नेक्स्ट आपका जो 50 कंटेन हुई थी उसमें, तो 57 क्वेश्चन है जो यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इन नेचर जनरेशन थ्योरी बिकॉज। तो इसका क्योंकि क्या हुआ था कि 57 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स। तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करे थे हम, 57 करे थे यूटिलाइजेशन ऑफ हम करे थे 57 क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, मटेरियल साइकिल्स। इन्होंने पूछा था कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, जो एक कंपाउंड बताना था हमें जनरेशन का, तो जनरेशन थ्योरी का, बिकॉज मटेरियल साइकिल के कारण हम ये सब कर सकते हैं। ये कंपाउंड कौन सा है, मटेरियल साइकिल। तो नेक्स्ट आपका जो 58 क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज़ एथनोबोटनी। तो 58 क्वेश्चन में हमें एथनोबोटनी क्या होती है इसके बारे में पूछा है। तो 58 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका राइट आंसर ए, रिलेशनशिप होता है परमिटिव प्लांट एंड पीपल में। तो नेक्स्ट आपका जो 59 क्वेश्चन है वो है आपका द फर्स्ट फोटो ऑटोट्रोफ ऑर्गेनिजम्स वर। तो 59 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका जो 60 क्वेश्चन है वो है आपका हु परफॉर्म्ड दिस फेमस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है जिसने प्रूव किया था, कौन है ऐसा कि जिसने ये प्रूव किया था हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के हम रह सकते हैं अर्थ पे। तो ये था हमारा 60 का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, यूरे एंड मिलर। इन दोनों का नाम आता है क्योंकि पहले यूरे ने किया था, ये बताया था, फिर उसने मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ, ऐसी कोई मानता नहीं है ना, क्योंकि आगे से आके कोई ये साइंटिस्ट निकलता रहता है, कोई पिछले साइंटिस्ट की बात ऐसे ही कोई मानता नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करके देखता है। तो उसने मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसने ये सारी बातें मानी। नेक्स्ट आपका जो 61st क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर वॉज यूज्ड फॉर द गैसेस टू रिएक्ट। तो जो टेम्परेचर होता है यूज़ करते हैं जो गैसेस के लिए हम, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये 61st का जो आंसर आएगा ये आएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, 130 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 62 क्वेश्चन, व्हाट वाज द मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज्ड इन चैम्बर मार्क्ड ए। तो उसने कौन सी जो गैसेस थी उसने जो मिक्स की थी, तो उसने चैम्बर ए में कौन सी गैस है जो उसने मिक्स की थी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो उसने फर्स्ट चैम्बर में कौन सी गैस ऐड की थी। तो आपका जो 62 का आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर। तो नेक्स्ट आपका जो 63rd क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्टेंट फाउंड इन प्लेस मार्क्ड ई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, एमिनो एसिड्स एज ग्लाइसिन एंड एलानाइन, ये थी आपकी ओके। तो ये आपका 64th क्वेश्चन है, इसको आपने मैच करना है। तो आपका ये 64th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जो पहला आपका जो आपकी जो ए है कॉस्मोजन थ्योरी है, जो ये किसके साथ ये किसने बताई थी, ये बताई थी पैंसपर्मिया ने, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स के बारे में बताया था कि जैसे हम देखते हैं ना कि आपने पिक्चर देखी है जादू, तो उसमें वो एलियंस गिरते हैं नीचे, उसके बाद उसने बोला कि हमारी जो हम हैं अर्थ पे सर्वाइव करने लगे, धीरे धीरे चेंजेस आते गए। तो स्पॉन्टानियस जनरेशन
ने के बारे में किसने बताया, तो ये था हमारा फोर्थ के जो ओपरेन हेल्डन, नहीं इसने तो नहीं बताया था, हाँ ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी वो ओपरेन हेल्डन ने बताई थी। हमारी जो प्राइमरी एबियोजेनेसिस के बारे में हमें बताया था हमारा, हाँ वो जो ओपरेन हेल्डन था उसने तो हमें बताया ही था सारा कुछ कि वो मॉडर्न थ्योरी है, तो वो थी हमारी एबोजीनियसिस। और जो था हमारा प्राइमरी एबोजीनियसिस, तो उसके बारे में हमें बताया था ओपरेन हेल्डन ने। एबोजीनियसिस के बारे में बताया था सारा, यही तो मॉडर्न थ्योरी है। बायोजीनिसिस, क्यों बायोजीनिसिस की से तो ही हमें पता चलता है सारा। तो जो DNA RNA हम बायो में ही तो पढ़ते हैं, तो हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें हमें एटमॉस्फेयर 1 ये बताया था हमें हॉट बॉल ऑफ गैसेस के बारे में। एंड एटमॉस्फेयर जो थर्ड था ये बताया था हमें ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट रिचिन एंड सैंडे फॉक्स के बारे में हमें जो बताया गया था वो बताया था हमें माइक्रोफेयर्स के बारे में। ये सभी मैच करने थे, जिसके साथ जो मैच होता था। तो आपका इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए आंसर इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ए मिलेगा 5th के साथ, बी मिलेगा 6th के साथ, एंड सी मिलेगा 4th के साथ, एंड जो डी आपका है वो 3rd के साथ, और जो ई है वो 1st के साथ है, एंड एफ है वो 2nd के साथ। इसके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। द फर्स्ट मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड फॉर रेप्लिकेटिंग सेल, तो 65th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ए एंड आर बोथ आर द ट्रू, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेटिंग सेल वर मोस्ट प्रोबेबली RNA आर, दिस वॉज प्रूव्ड बाय ओरिजिन ऑफ राइबोसोम, ये आपको पता है। तो आपका जो 65 का आंसर आएगा वो आएगा आपका ये ऑप्शन। ए एंड आर बोथ आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 66th क्वेश्चन। पिकअप द करेक्ट मैच, इसमें भी आपने मैचिंग करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट का आएगा आपका बी, जो कोर ऑफ द अर्थ है वो क्या है, आयरन और निकल। एंड नेक्स्ट सेकंड है जो आपका वो आएगा आपका ए, लाइफ ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई, आर्कोजेनिक एरा से। एंड जो आपका थर्ड है स्ट्रोमेटोलाइटिस, वो आएगा आपका डी, फोटोसिंथेसिस। एंड जो आपका TMC एग्जाम्पल है वो आएगी आपकी सी ऑप्शन, इंटर माइक्रोक्यूलर असेंबली। तो इसका जो 66 का जो राइट आंसर है वो आपका ए इज़ द ऑप्शन, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो आपका जो 67th क्वेश्चन है वो आपका ए, अर्हेनियस कंसिडर द पेंस्पर्मिया मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर फॉर जर्म्स from other planets to Earth are present day study of meteorites as Allah heals 8401 knocked out। तो 67th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसमें से ए एंड जो ये है असर्शन रीज़न है ये, तो ये दोनों ही ट्रू है, ए और आर। तो आर क्या है, करेक्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आप पढ़ लेना तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये चैप्टर आपने अच्छे से किया हुआ होगा। द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फॉर रेप्लिकेटेड सेल वर मोस्ट प्रोबेबली RNA, और जो ये तो था असर्शन रीजन है, दिस वॉज प्रूव्ड बाय ओरिजिन ऑफ राइबोजिम इन
1987 बाय टेक इन टेट्राहाइमिनिया। 68 का जो आंसर आएगा आपका, ये भी क्या आएगा आपकी ए ऑप्शन आएगी, क्योंकि जो आपका असर्शन है वो क्या है आपका ट्रू है, एंड आर बी क्या है आपका करेक्ट है ए के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आपका जो 69th क्वेश्चन है वो है आपका कॉस्वेट्स आर। तो ये कौन से होते हैं, 69th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ए एंड बी दोनों ही कोलाइडल भी और कंटेन न्यूक्लियर प्रोटीन भी। तो नेक्स्ट आपका जो 70 क्वेश्चन है, इस डायग्राम में मिलर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन फिर आया है आप जहाँ पे। तो ये इन्होंने क्या पूछा है कि ये डायग्राम रिप्रेजेंट करवाता है मिलर एक्सपेरिमेंट, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग। तो आपको इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है कि इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो आपका जो 70th का आंसर आएगा वो आएगा आपका ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड से NH3 मतलब अमीनो हाइड्रोजन वाटर एंड मीथेन जैसी इसमें जो थी गैसेस डाली गई थी। कोल्ड वाटर था इसमें, एंड वैक्यूम में था ई था, एंड यू ट्रैप था। एंड नेक्स्ट आपका जो 71st क्वेश्चन है वो द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म वर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, हेटेरोट्रॉफिक एंड एनारोबिक। 72 जो क्वेश्चन है आपका वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट टुडे बट वॉज एबसेंट अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो 72 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑक्सीजन, क्योंकि जो 3.5 बिलियन तक से पहले जो हमारी एब्सेंट थी वो थी हमारी ऑक्सीजन, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन आई गैस ऑक्सीजन बनी तो ही हमारी जो हम जो अर्थ पे सरवाइव कर पाए। तो जो हमारा 73rd क्वेश्चन है वो हमारा है कॉन्जर्वेट्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। को इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किसने किया था, यूरे एंड मिलर ने। यूरे एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो मिक्सचर गैसेस डाली गई थी प्रिमिटिव अर्थ के लिए, तो वो कौन सी थी, वो हमारी 74th का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो गैसेस उसमें ऐड की गई थी फर्स्ट चैम्बर में, तो वो कौन सी है, वो है आपकी मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर, NH3 जैसे भी चारों गैसेस, ये आपकी जो चारों गैसेस है ये उसमें ऐड की गई थी। अकॉर्डिंग टू एबियोजेनेसिस लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम। तो जो अबायोजेनेसिस लाइफ थी ओरिजिनेट हुई थी ये किसके अकॉर्डिंग हुई थी। 75th का जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन इज़ आ राइट ऑप्शन, नॉन लिविंग मैटर। तो यही बताया गया था ना कि जो नॉन लिविंग मैटर था उससे ही हमारी जो लिविंग थिंग्स उसके बाद बनने लगी। नेक्स्ट हमारा जो मेगा इवोल्यूशन है वो क्या है, हमारा 76 का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ओरिजिन ऑफ अ न्यू बायोलॉजिकल ग्रुप। नेक्स्ट हमारा जो 77 क्वेश्चन है उसका जो इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस के करेक्टर के बारे में पूछा है। तो 77 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ग्रुप। नेक्स्ट आपका जो 78th क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया है कि पैरेललिज्म इस कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 78th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द 78th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 79th। तो 79th जो क्वेश्चन है वो है मेसोजोइक ईरा इज एसोसिएटेड विद मास एक्सटिंक्शन ऑफ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 79 का डी ऑप्शन आएगा डायनासोर्स। एंड 80th का जो क्वेश्चन है सीरियल होमोलॉजी के बारे में इन्होंने पूछा है। तो
80th का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ए एंड सी इज़ द राइट ऑप्शन। जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेम इंडिविजुअल के ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ द बॉडी। एंड सी में कहा है इन्होंने अपेंडेजेस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रॉन बॉडी। नेक्स्ट आपका जो 81st क्वेश्चन है वो है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन मैन नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड विजडम टीथ आर। तो 81st का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट आपका जो 82 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वुड मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स लाइक लोकस्ट बैट स्वैलो एंड फ्लाइंग फिश। तो 82 का जो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन एनालॉगस। तो जो 83rd क्वेश्चन है आपका अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर इन सम पीपल इज एन एग्जाम्पल। तो इसकी एग्जाम्पल है आपकी सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन एटाविज्म। तो नेक्स्ट आपका 84th क्वेश्चन है अ लिविंग कनेक्टिंग लिंक विच प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज। तो 84th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन डक बिल्ड प्लैटिपस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। 85th क्वेश्चन है आपका वॉन वेयर स्पोर्ट्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ। ये किसके बेसिस होती है, ये होती है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन लेज टू एग्स टू हैच एंड टू रिप्रोड्यूस। तो 87th जो आपका हम कर रहे थे 85th क्वेश्चन वॉन वेयर स्पोर्ट्स जो थ्योरी होती है एवोल्यूशन की, तो वो होती है वो किस के बेसिस होती है, वो होती है हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल करैक्टर के बेसिस होती है। एंड जो नेक्स्ट हमारा 86 क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड विल कॉल्ड मोस्ट सक्सेसफुली इवॉल्व्ड। तो इसमें क्या इवॉल्व होता है बर्ड्स का, तो वो होता है आपका 86 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी लेज 5 एग्स 5 हैच एंड 5 रिप्रोड्यूस। जो बायोजेनेटिक लॉ स्टेट्स दैट। तो इसका जो आंसर आएगा 87 का वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ऑन्टोजनी रिपीट्स हाँ फाइलोजनी एंड ऑन्टोजनी। तो नेक्स्ट आपका 88th जो क्वेश्चन है वो है आपका स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एस्टेब्लिश्ड सिस्टमैटिक पोजीशन इन मैनी एनिमल्स इन सम एनिमल्स कॉर्डेट करैक्टर आर एब्सेंट इन अडल्ट स्टेज बट प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। तो इसका जो आंसर आएगा 88th का वो आएगा आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन प्रोटोकोडाटा। तो 89th का जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका द हैकल्स थ्योरी जो थी तो वो बायोजेनेटिक थी, तो उसका मतलब क्या था, जो बायोजेनेटिक थ्योरी थी हैकल्स की वो उसका क्या मीनिंग था उस लॉ का। तो 90 का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसने लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया था ऑर्गेनिज्म के बारे में रिफ्लेक्ट्स उसने बोला कि उसने जो बायोजेनेटिक्स था उसने ये बोला था हैकल्स ने कि जो पहले की लाइफ थी जैसे डायनासोर्स थे और बहुत से ऐसे एनिमल्स थे बड़े बड़े, उनके ख़त्म होने के बाद एक ज़िंदगी ख़त्म हुई और एक ज़िंदगी स्टार्ट हुई। उन सबके ख़त्म होने के बाद दोबारा से अर्थ पे एक न्यू जनरेशन स्टार्ट हुई है। तो नेक्स्ट जो 91st है वो है हमारा डेटिंग फॉसिल्स रिसेंट ओरिजिन इज़ बाय। कौन सा वेस्ट वे है, तो 91st का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। नेक्स्ट आपका है 92 क्वेश्चन। तो 92 क्वेश्चन में क्या है द एज ऑफ रॉक इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो हमें एज बतानी है रॉक की, कैलकुलेट करनी होती है जो कैलकुलेट करके, तो वो कितनी है, वो है आपकी 92 का जो आंसर आएगा वो सी अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट। तो इसमें क्या है काफ़ी मात्रा में यूरेनियम प्रेजेंट होते हैं रॉक में। तो नेक्स्ट आपका जो 93 क्वेश्चन है वो है इज़ नॉट अ ट्रू फॉसिल्स। इसमें से ऐसा कौन सा फॉसिल्स है जो क्या है ट्रू नहीं है, मतलब फॉसिल्स नहीं है। तो 93 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आर्कियोफेट्रेक्स। तो नेक्स्ट आपका जो 94th क्वेश्चन है वो आपका जो सारे मैमल्स वेल डॉल्फिन मंकी
जो हॉर्स वगैरह वाले सारे होते हैं जो ये, तो सम कॉमन ट्रेड्स बट दे आल्सो शो कॉन्स्पिशियस डिफरेंस। दिस इज़ ड्यू टू, किसके कारण होता है इनमें जो कॉन्स्पिशियस डिफरेंस होता है, तो वो होता है 94th का आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। डाइवर्जेंस के कारण होता है ये। तो 95th क्वेश्चन है आपका। 95th क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन मैन। तो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन मैन की जो एग्जाम्पल है वो क्या आएगी आपकी 95th का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स एंड कॉकिक्स। नेक्स्ट आपका जो 96 क्वेश्चन है वो आपका प्रेसिपिटेशन टेस्ट गिव्स एविडेंस फ्रॉम। तो वो कौन सा है आपका 96, वो है आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कंपैरेटिव सीरियोलॉजी। नेक्स्ट आपका जो 97 क्वेश्चन है वो है आपका इन एक्सटर्नल अपीयरेंस द क्रेट एंड लाइकोडन आर इंस्टिग्यूशेबल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसकी कौन सी एग्जाम्पल है 97 की, वो है आपकी सी ऑप्शन, मिमिक्री एंड पोस्टनल टेल कैन बी ट्रेस्ड इन। तो 98 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए कोबरा। जो आपका 99th क्वेश्चन है वो है आपका द जुरासिक पीरियड बिलोंग्स टू द डैश ईरा। तो 99th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीजोजोइक। एंड 100 क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मॉर्फोलॉजी। उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी कह देते हैं। सो गाइस ये था हमारा ये थे हमारे कुछ MCQs 100। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड तो गाइस आपके ये 50 क्वेश्चंस हो रहे हैं, हमने 100 तक ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो आप अगर आगे ये क्वेश्चंस करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, आपका इवोल्यूशन अगर आपका वो चैप्टर कंप्लीट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चंस अपने आप भी कर सकते हो। ये 101 से लेके 150 तक और क्वेश्चंस हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस PYQ के थे। ये कुछ 157th क्वेश्चन है एंड इसके आंसर की भी इसमें के नीचे दी हुई है। अगर आप करना चाहो तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो अपने आप। ये क्वेश्चंस आप करके देखना, उसके बाद आप आंसर देखना कि आपका जो आंसर है वो राइट है या नहीं है। तो आपकी इससे क्या हो जाएगी, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका ये एक मॉक टेस्ट की तरह ही ये आपके काम आने वाला है। सो गाइस बाय एंड थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सो गाइस आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपके लिए सभी क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाय बाय।